तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था रियल गैस के बारे में। तो जो गैसियस स्टेट है ये कंप्लीट हो जाता है। गैसियस स्टेट में कोई डाउट तो पूछ सकते हो इसमें, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट में कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है गैसियस स्टेट में, है ना? तो हम लोग आज देखना है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या क्या पढ़ना था लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो लिक्विड स्टेट इसके बारे में जो सिंपल सा प्रॉपर्टी है वो तुम लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैंने ये 5 प्रॉपर्टी में लिखा था लिक्विड के बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड मॉलिक्यूल आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। रिलेटिवली मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द गैसेस। जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल में जो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड में जो लिक्विड पार्टिकल है वो पास पास रहेंगे, ठीक है। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ लिक्विड आर मच लार्जर देन इन गैसेस। तो यहाँ पर जो भी कंपेरिजन किया गया है वो गैस के रिस्पेक्ट में किया गया है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस ज्यादा होगा। अनलाइक गैसेस लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑल्दो नो डेफिनेट शेप। सिमिलरिटी विद गैस। सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। सेकंड पॉइंट बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये मैंने बताया बेटा कि जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है ना, अगर तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया कि गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करेगा, मतलब एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर अट्रैक्ट करेगा भी तो वो वीकली अट्रैक्ट करेगा, उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लिक्विड पार्टिकल है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, वो दूसरे को क्या करेंगे बेटा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। थर्ड में आ जाओ यहाँ पर, लाइक अनलाइक गैसेस लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑल्दो नो डेफिनेट शेप। ये तो क्लियर है ना, ये तो बचपन वाला डेफिनेशन है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पर आ जाते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट रैंडम मोशन करता था बेटा, बताया था ब्राउनियन मोशन, है ना। गैस मॉलिक्यूल इस तरह से है ना, लगातार इस तरह से मूवमेंट करता रहेगा। उसी तरह से जो लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल भी अपने सरफेस के अंदर, ठीक है, जो वॉल्यूम उसके अंदर क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा, ठीक है। लगातार मोशन करता रहता है, तो स्टिल नहीं रहेगा बेटा, हमेशा उसका जो पार्टिकल है मूवमेंट करता रहेगा। पॉइंट 5 लिखा हुआ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो जिस तरह से गैस में तुमने देखा था बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना, ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। उसी तरह से लिक्विड में भी होता है, ठीक है। लिक्विड में भी जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये और जो फिफ्थ पॉइंट है दोनों के लिए सेम है, चाहे सॉलिड हो, सॉरी चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो फिलहाल के लिए, नहीं तो मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन पूछता है इस पर, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, डिटेल में फिजिक्स में पढ़ना है कुछ प्रॉपर्टी। तो आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं जो प्रॉपर्टी है। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। सेकंड प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक साथ इन दोनों को पढ़ना होगा, तीनों को, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। सरफेस टेंशन अलग है, विस्कोसिटी पूरा का पूरा अलग है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी अलग से पढ़ेंगे और इन तीनों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन तुमने देखा होगा बेटा, जितने भी लिक्विड है, लिक्विड है ना, लिक्विड का जो पार्टिकल है, आप सरफेस पर जो पार्टिकल होगा उस सरफेस को छोड़कर, है ना, वो इस तरह से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, सरफेस को छोड़कर अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या लिखा हुआ है, इवेपोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा,
हमें कुछ यहाँ पर वर्क या फिर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इवेपोरेशन is the spontaneous change in which a liquid changes into vapor at the surface of liquid। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। तो देखो बेटा, जो लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे लिक्विड पार्टिकल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, है ना। ऐसे बीच में मान लो ये बल्क में कोई लिक्विड पार्टिकल ये है, तो यहाँ पर हर एक तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, समझ आ रहा है बेटा, क्योंकि इसके चारों तरफ ही लिक्विड पार्टिकल होगा, हर तरफ लिक्विड पार्टिकल है, तो इसका मतलब ये लिक्विड पार्टिकल यहाँ पर फोर्स बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन सरफेस पे जो लिक्विड पार्टिकल है यहाँ पर फोर्स बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर रेसिडुअल फोर्सेस यहाँ पर ऐड करता है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा बेटा, ये जो पार्टिकल है सरफेस वाला ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। जो सरफेस वाला पार्टिकल है वो क्या होगा, सरफेस को छोड़कर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस को छोड़कर अलग हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस हर एक टेम्परेचर पर होगा, है ना। तुमने आइस के ऊपर से भी भाप उड़ते हुए देखा होगा, है ना। चाहे कितना ठंडा कर लो, चाहे कितना गर्म कर लो, तो हर एक टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो आगे देखो, इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, मैंने बता दिया अभी को, ठीक है। तो और इवेपोरेशन क्या बेटा, इवेपोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस चेंज इन विच लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आता है, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो बेटा, इवेपोरेशन कहाँ से हो रहा है, सरफेस एरिया से तो हो रहा है, जो सरफेस है सरफेस से ही हो रहा है। अगर तुम सरफेस को फैला दो, ज्यादा कर दो, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। जैसे तुमने क्या किया, 1 कप वाटर ले लिया, ठीक है। इस 1 कप वाटर को जमीन पर फैला दो, और इसको वाटर, एक दूसरा कप वाटर ले लो बेटा, है ना। देखो कहाँ पर तेजी से इवेपोरेशन हो रहा है। अगर तुमने 1 कप वाटर को फैला दिया है तो वहां पर सरफेस एरिया बढ़ गया, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो यहाँ पर इवेपोरेशन फास्ट होगा। और अगर ये वाटर कप में है ना, कप के अंदर ये वाटर है, तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया यहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट बोला है, इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। थर्ड पॉइंट देखो, है ना। तो अगर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, ये तुम्हारे पास लिक्विड है, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या होगा बेटा, इवेपोरेट होकर ऊपर जाने वाला था, लेकिन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया है ना। तो जो नीचे वाला पार्टिकल है वो ऊपर वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, इवेपोरेट होने नहीं देगा। मतलब ये जो पार्टिकल ऊपर वाला है ना, जो ऊपर वाला पार्टिकल है, ये तेजी से यहाँ पर इवेपोरेशन इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नीचे वाला जो बल्ब के अंदर का है ना, जो सरफेस के अंदर का जो पार्टिकल है उस सरफेस वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उस सरफेस को छोड़कर जाने नहीं देगा। तो जितना स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा उतना ही कम इवेपोरेशन होगा, ठीक है। सो हायर द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, सॉरी इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस, लोअर विल बी द इवेपोरेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है एंड डिक्रीज इन द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट सबको समझ में आया बेटा, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आना चाहिए बेटा, थर्ड पॉइंट। यस। तो इवेपोरेशन कब बढ़ेगा कब कम होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ, इन कॉन्ट्रास्ट टू इवेपोरेशन बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए डेफिनिट टेम्परेचर एंड इट इन्वॉल्व्स बबल फॉर्मेशन बिलो द सरफेस, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या होगा बेटा, जैसे तुमने क्या किया, लिक्विड ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ एक इस तरह से बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में ये लिक्विड भरा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। जब टेम्परेचर इंक्रीज करो तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, जब यहाँ पर इवेपोरेशन होगा तो होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे पार्टिकल था, ये इवेपोरेट हुआ सरफेस वाला पार्टिकल, तो यहाँ पर कुछ वैकेंसी क्रिएट होगा, जो पार्टिकल यहाँ से चला गया वहां पर वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, है ना।
और उस वैकेंट स्पेस को कवर करने के लिए अंदर का, ठीक है बेटा, जो वाटर के अंदर का जो मॉलिक्यूल वहां पे जाएगा, इसको फिल करेगा। ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इस तरह से इवेपोरेशन बढ़ता चला जाएगा, जो सरफेस से पार्टिकल तेजी से निकलता चला जाएगा, और उस पार्टिकल को, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अंदर का ना, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस जाना शुरू होगा। तो अगर ये पार्टिकल सरफेस चला गया तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा कि नहीं, जहां से पार्टिकल गया बेटा वहां पर वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, है ना। ठीक है। अब उसको कवर करने के दूसरा पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस तरह से ढेर सारे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से तुम्हें क्या दिखाई देगा, बबल्स। ठीक है। अब पूरे वाटर के अंदर से बबल्स निकलकर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। ये लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इवेपोरेशन बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए डेफिनिट टेम्परेचर एंड इट इन्वॉल्व्स बबल फॉर्मेशन बिलो द सरफेस। जो सरफेस के अंदर भी क्या होगा, बबल्स इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, और पूरे लिक्विड के अंदर से ही इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सरफेस में भी होगा इवेपोरेशन, और बल्क के अंदर से भी इवेपोरेशन हो जाएगा। तो अगर सरफेस के अलावा बल्क से भी, बल्क मतलब समझ रहे हो मेरा, बल्क में बोल रहा हूँ, बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क मतलब लिक्विड के अंदर का जो पार्ट है, ये सरफेस हो गया, तो सरफेस को छोड़कर जो पार्ट होगा उसको तुम बल्क बोलोगे। ठीक है। तो सरफेस से भी इवेपोरेशन हो रहा है और बल्क से भी इवेपोरेशन हो रहा है। अगर दोनों तरफ से इवेपोरेशन हो रहा है तो उसको तुम बोलोगे बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड समझ में आया बेटा, या दोबारा बताना होगा? आ गया। फिफ्थ पॉइंट देखो बेटा, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। ठीक है। तो अब देखो बेटा, जब तुम इस वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट कराते हो, ये समय ये बीकर बना दे रहा हूँ, ये सरफेस हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर सरफेस जो पार्टिकल है वो इवेपोरेट हो रहा है, बाहर जा रहा है ना। तो अब ये पार्टिकल इवेपोरेट होता कैसे है, देखो बेटा, होता क्या है कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है वो लगातार रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है। तो अब अंदर जो पार्टिकल रैंडम मोशन करते करते इस वाले पार्टिकल से टकरा जाता है। जब ये टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो अपना एनर्जी इस सरफेस वाले पार्टिकल को दे देगा, डोनेट कर देगा। तो सरफेस पर जो पार्टिकल है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। तो सरफेस वाले का एनर्जी बढ़ गया। जब इसका एनर्जी बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा बेटा, ये यहाँ सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, एनर्जी अंदर से एक्सेप्ट करके, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, बल के अंदर वाले जो पार्टिकल है उसका एनर्जी एक्सेप्ट करके, है ना, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, सरफेस में जो पार्टिकल है वो बल का एनर्जी लेकर बाहर निकलता चला जा रहा है। अगर बल का तुम एनर्जी निकालते चले जाओगे तो जो पूरा वाटर मॉलिक्यूल उसका एनर्जी कम हो जाएगा। अगर एनर्जी कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। ये समझ में आ रहा है बेटा? सर एक बार दोबारा देखो। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, दोबारा बताने ही वाला था मैं। ठीक है। दोबारा देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दोबारा एक सरफेस बना दे रहा हूँ। तो ये रहा तुम्हारा सरफेस। ठीक है। सरफेस पे कुछ पार्टिकल मैं बस सजा दे रहा हूँ। यहाँ पर कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, रेड कलर ही रहने दो। ये 3 पार्टिकल मैंने बना दिया। ठीक है। इन 3 पार्टिकल को इवेपोरेट कराना है, तो क्या ये ऑटोमेटिक इवेपोरेट हो पाएगा? इस तरह से इवेपोरेट तो नहीं हो पाएगा। इसको इवेपोरेट कराने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी देता कौन है? इस सरफेस के अंदर ये जो ब्लू कलर का 3 पार्टिकल है बेटा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। कैसे ट्रांसफर करेगा? तुमने ऊपर पढ़ा है कि जो लिक्विड पार्टिकल है वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना। तो ये लिक्विड पार्टिकल लगातार रैंडम मोशन करेगा। तो रैंडम मोशन करते करते क्या होता है, ये इससे कोलाइड कर जाता है, इससे कोलाइड कर जाएगा, इससे कोलाइड कर जाएगा। जब कोलिजन होगा बेटा तो क्या होगा, ये अपना एनर्जी थोड़ा बहुत इसको ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा बेटा? करेगा कि नहीं? अगर तुमको कोई पीछे से धक्का दे तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा कि नहीं बेटा? आगे की तरफ गिर जाओगे, है ना। वही होता है इस मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो पार्टिकल है इसको कोलाइड कर रहा है ना, कोलिजन से सरफेस पे जो पार्टिकल है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये एनर्जी को लेकर सरफेस से बाहर निकल गया।
जो रेड मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया, है ना। तो जो रेड मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लेकर बाहर निकला। इसका मतलब क्या हो रहा है, इवेपोरेशन से जो एनर्जी है लिक्विड का वो कम होता चला जा रहा है कि नहीं। जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी कम होगा, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल वो बाहर निकल गया एनर्जी ले लेकर, तो ओवरऑल एनर्जी कम होगा लिक्विड का, है ना। तो अगर एनर्जी कम होगा तो मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अभी मैंने बताया था ऊपर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में बाहर निकल गया, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना बेटा। Yes. अगर लिक्विड का टेम्परेचर लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है उसको क्या बोलोगे बेटा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है उसको क्या बोलोगे, कूलिंग, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, समझ में आया बेटा, बोल नहीं रहे हो जिसने पूछा था, समझ में आ गया बेटा। यस सर आ गया। हाँ बोल दिया करो बेटा, मैं बोल रहा हूँ पूछ रहा हूँ, सर वो चुपचाप बैठे मैसेज हुए कर रहा था। अच्छा ठीक है। वेपर प्रेशर, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इवेपोरेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन थोड़ा सा आगे आते हैं बेटा वेपर प्रेशर पर। तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो वेपर कैसे बना, जब इवेपोरेट होगा लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो वेपर बना रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, आ जाते हैं वेपर प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया गया है वेपर प्रेशर का, पढ़ लेंगे इसको हम, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम with the liquid at the temperature. The magnitude of vapor pressure depends upon the nature of liquid and temperature, ठीक है। तो ये कुछ चीजें दिया गया है, हम लोगों ने पढ़ लिया, आ जाते हैं समझते हैं पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे तुमने एक बीकर बना लिया, ठीक है। इस बीकर में तुमने क्या किया बेटा, इस बीकर में तुमने, ठीक है, इस बीकर में वाटर डाल दिया, क्या बन गया, ठीक है, रहने दो। इसमें तुमने वाटर भर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, तुमने इसको छोड़ दिया तो वाटर क्या होगा, धीमे धीमे इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है धीमे धीमे यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद तुम क्या देखोगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल पूरा पूरा इवेपोरेट हो गया, और जो बीकर है, बीकर क्या होगा बेटा, है ना, बीकर यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये जो बीकर है पूरा पूरा वैकेंट हो जाएगा, ठीक है, ये बीकर नहीं बन रहा है। ये इस तरह से पूरा पूरा खाली हो जाएगा, ये हटा देते हैं, ठीक है, पूरा पूरा खाली हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करें बेटे, इसको खाली नहीं करना है। अगर तुम्हें वाटर को इवेपोरेट नहीं करना, पूरा पूरा इसको इवेपोरेट नहीं करना, तो क्या करोगे, तुमने एक बीकर लिया इस तरह से, ठीक है, बीकर में तुमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया इस तरह से, इस वाटर पूरा पूरा इवेपोरेट नहीं करना तो क्या करोगे, कुछ मैकेनिज्म है बेटा वाटर का इवेपोरेशन रोकने के लिए, बता तुम लोग करते हो बेटा, ढक्कन लगा दोगे उसके ऊपर ना बेटा, सर इसके ऊपर कुछ लिड लिड लगा देंगे। लिड लगा दो उसके ऊपर, ढक दो उसको। तो अब क्या करते बेटा, जो तुमने वाटर है ना, जो तुमने बीकर में वाटर रखा हुआ उसके ऊपर तुम कुछ है ना इस तरह से रख दो, उसको कवर कर दो, ठीक है। कवर करने पे क्या होगा कि जो, एक मिनट, एक मिनट बेटा, हो नहीं रहा है, तो तुमने कवर कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, है ना। जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या होगा बेटा, यहाँ से इवेपोरेशन होगा कि नहीं बेटा, अब बताओ इवेपोरेशन होगा या नहीं होगा। तुमने इसको कवर कर दिया, है ना। अब यहाँ पर इस तरह इतना दूर तक वाटर तुमने भरा हुआ है बीकर में, अब इवेपोरेशन होगा या नहीं होगा, इवेपोरेशन होगा होगा, अभी भी यहाँ पर होगा। इवेपोरेशन होगा। तो क्या होता है बेटा कि जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस को छोड़कर बाहर जाएगा, इवेपोरेट होगा इस तरह से, ठीक है।
ये भी क्या होगा, ये इस तरह से इवेपोरेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, धीमे धीमे यहाँ पर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इवेपोरेशन के साथ साथ एक और चीज होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नाम सुना है इसका? यस। हाँ, तो अगर तुमने कवर कर दिया है, सिस्टम को तुमने कवर कर दिया है, तो इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी होगा, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, पहले जो इवेपोरेशन है, अगर तुम देख रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले क्या होगा बेटा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, जब यहाँ पर सफिशिएंट वाटर पार्टिकल आ जाएंगे, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो आ जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या होगा, कंबाइन होकर कंडेंस हो जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर तुम टाइम की बात करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। पहले यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन होगा पहले, है ना। फिर उसके बाद ये ग्राफ में दोबारा बता दूंगा तुम लोगों को, पहले पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है मैं दोबारा बता दूंगा, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पर इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। फिर जब यहाँ पर वाटर पार्टिकल आ जाएंगे तो फिर कंडेंसेशन हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर तुमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, टी केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है। जो टेम्परेचर है टी केल्विन है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में तुम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा कि जो सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है, उसके बाद कंडेंस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीमे धीमे जो रेट ऑफ कंडेंसेशन वो बढ़ेगा। स्टार्टिंग देखो बेटा, क्या स्टार्टिंग में कंडेंसेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे स्टेट में, उसके बाद ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। लेकिन इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पर लगातार होता रहता है, ठीक है। तो जो इवेपोरेशन कभी स्टॉप नहीं होगा, लगातार होता रहेगा। लेकिन जो कंडेंसेशन है, पहले कंडेंसेशन नहीं स्टार्ट होगा, पहले इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा बेटा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, मतलब जितना वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है उतना ही कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक्स वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ, तो एक्स वाटर मॉलिक्यूल ही कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए, ठीक है। जब दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो उसको तुम क्या बोलोगे बेटा, इक्विलिब्रियम बोलोगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम पर जो इस वाटर पार्टिकल का प्रेशर होगा, यहाँ जो वाटर इवेपोरेट हुआ है तो कुछ प्रेशर भी तो होगा बेटा, है ना। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इवेपोरेट हुआ है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करेगा और उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर होगा, इक्विलिब्रियम पर वेपर का जो प्रेशर होगा उसी को तुम वेपर प्रेशर बोलते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, एनी मतलब टी टेम्परेचर पर। Vapor pressure of a liquid at any temperature may be defined as the pressure exerted by the vapor present above the liquid in equilibrium, यहाँ पर एक टर्म है equilibrium with the liquid at that temperature, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो है वेपर प्रेशर का। तो इक्विलिब्रियम पर जो तुम वेपर प्रेशर मेजर करते हो, वही जो प्रेशर तुम मेजर करोगे लिक्विड का, उसी को तुम वेपर प्रेशर बोलोगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ है, तुमने लिक्विड को डाला तुरंत प्रेशर मेजर कर लिया, तो वो वेपर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, ग्राफ को मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तुमने यहाँ पर ये टाइम लिख दिया, ठीक है। तो जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन लगातार चलता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है,
तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो इवेपोरेशन है ना, तो जो इवेपोरेशन है वो लगातार होता रहेगा। तो ये है रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये मैं रेट लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है। अगर तुम बात करोगे कंडेंसेशन का, ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो, अगर तुम टाइम टी इक्वल टू जीरो पे बोलोगे, है ना, जीरो टाइम पे बोलोगे, तो जीरो टाइम पर तो वाटर पार्टिकल है ही नहीं कंडेंस होने के लिए, तुमने जस्ट लिक्विड को डाला और कवर कर दिया, तो यहाँ पर कोई वेपर है ही नहीं, तो कंडेंस क्या होगा? तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी जीरो होगा टाइम टी इक्वल टू जीरो पर। जैसे तुम टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे वाटर वेपर बनना शुरू होगा, और वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सॉरी कंडेंसेशन भी बढ़ेगा, है ना। तो ये जो ब्लू वाला मैं लाइन बना रहा हूँ ये है कंडेंसेशन। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ये जीरो हो गया, जीरो पर कोई वेपर नहीं था तो कंडेंसेशन भी नहीं होगा। जब वेपर बनेगा तभी कंडेंसेशन होगा। तो धीमे धीमे वेपर बन रहा है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको तुम क्या बोलोगे बेटा? इसको तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम। पॉइंट। ठीक है, इस टाइम को बोलोगे इक्विलिब्रियम टाइम। इसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर दोनों रेट इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। तो इसी इक्विलिब्रियम पर हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर मेजर करोगे उसी को वेपर प्रेशर बोलोगे। ठीक है। सर रेट तो ऑफ एक ग्राफ बना कंडेंसेशन लो। इंक्रीज कैसे होता है? जितना वाट देखो, है ना, तुमने यहाँ पर तीन पार्टिकल बनाया, है ना, तो तीन वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा यहाँ पर। जब कोलिजन होगा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या कम होगा, डिक्रीज होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ठीक है। अभी तीन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ कोलाइड करेगा, वाल से भी कोलाइड करेगा, तो अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो क्या होगा बेटा, ये कंडेंस हो जाएगा। ठीक है। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऊपर होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है। जितना ज्यादा वेपर होगा बेटा उतना ज्यादा तो कोलिजन होगा, है ना, रैंडम कोलिजन, उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा। ओके ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी दिया गया है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने ऊपर बता दिया वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखो, यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, नॉन पोलर और लेस पोलर लिक्विड हैव फेयरली हाई वेपर प्रेशर ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो अगर नॉन पोलर होगा मॉलिक्यूल तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो वहां पर वेपर प्रेशर भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ईथर, तो ईथर में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कम होगा, है ना। दूसरा है पोलर लिक्विड्स, जैसे वाटर और अल्कोहल हो गया, हैव लोअर वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही कम वेपर बनेगा, उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। थर्ड पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो अगर कोई एक टेम्परेचर दे दिया गया तो उस टेम्परेचर पर उस गिवन लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। फिफ्थ पॉइंट, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने बता दिया था। फोर्थ पॉइंट रिपीट हुआ है। फिफ्थ पॉइंट देखो, सब्सटेंसेस हैविंग हाई वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, इवेपोरेट मोर क्विकली देन सब्सटेंस विथ लो वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना क्विकली इवेपोरेट होगा, बस ये समझना तुम्हें। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गया? या किसी पॉइंट में डाउट है, किसी एक पॉइंट में तो मैं समझा दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी पॉइंट में डाउट हो रहा हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। ये जो प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है। सर सेकंड पॉइंट बता दीजिए। ओके, सेकंड पॉइंट में, पोलर लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर अल्कोहल हैव लोअर वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो बेटा,
यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जितना ज्यादा डाइपोल डाइपोल यहाँ पे कोई भी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोला गया है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये तुम्हारा बीकर हो गया, बीकर में है लिक्विड वाटर, इसमें तुमने दो पार्टिकल को ले लिया इस तरह से, ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो क्या होगा बेटा? तो क्या ये सरफेस वाला पार्टिकल इजीली इवेपोरेट हो पाएगा? तुम बताओ। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो जो सरफेस वाला पार्टिकल है वो इजीली इवेपोरेट तो नहीं हो पाएगा, यस है ना। तो अगर ये इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाएगा तो जो वेपर बनेगा वो कम बनेगा, है ना। अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? लो वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो पोलर लिक्विड्स फॉर एग्जांपल वाटर अल्कोहल हैव लोअर वेपर प्रेशर, लोअर वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल वर्ड दे दिया गया था, हम लोग वही मान लेंगे, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका वेपर प्रेशर कम होगा और नॉन पोलर का वेपर प्रेशर इसका उल्टा होगा, क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है नॉन पोलर लेस पोलर लिक्विड हैव फेयरली हाई वेपर प्रेशर। अगर नॉन पोलर तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा बेटा, है ना। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो ज्यादा वेपर बनेगा, अब वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पर नॉन पोलर है, ये पोलर लिक्विड्स। और किसी कोई डाउट है? सर अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है तो सर रेट ऑफ कंडेंसेशन तो इवेपोरेशन के इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन के लिए कोई तो रूल तो है नहीं, इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, है ना। तो क्या होगा कि अगर कोई वेपर नहीं बना तो कंडेंसेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। जब वेपर बनना स्टार्ट होता है तभी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। फिर धीमे धीमे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो जाए, सर ठीक तो है। ऐसा फिर शुरुआत से क्यों होता कि मतलब शुरुआत जितना में तो इवेपोरेट हो शुरुआत रहा है सुनो तो उसका। बेटा, शुरुआत में तो वेपर ही नहीं है ना। देखो अभी तुमने क्या किया, देखो यहाँ पर ये वेपर नहीं बना, तुमने लिक्विड डाला जस्ट इसको कवर कर दिया, तो वेपर है यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 सर पर। तो अगर वेपर नहीं है तो कंडेंसेशन होगा यहाँ पर? किस चीज का? हवा का कंडेंसेशन तो होगा ही नहीं ना। जो वेपर वेपर ही तो कंडेंस होगा, ठीक है। तो आ रहा है बेटा? तो जो वेपर है वेपर का ही कंडेंसेशन होगा। तो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है 1 पार्टिकल पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद 1 पार्टिकल इवेपोरेट हुआ, फिर 2 सेकंड बाद 2 पार्टिकल हुआ, है ना। इस तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। मान लो 1 मिनट बाद यहाँ पर 60 पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब 60 पार्टिकल हो गया तो अब यहाँ पर धीमे धीमे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो में आ रहा है बेटा? ओके सर ओके यस सर यस सर। इस तरह से। और किसी कोई डाउट है? तो इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट जो ले लिया होगा। आगे चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो यहाँ पर बॉइलिंग मैंने बता दिया था, बॉइलिंग, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ऐसा पॉइंट जहाँ पर सरफेस के साथ साथ, है ना, ऐसा टेम्परेचर जब सरफेस के साथ साथ बल्क में भी इवेपोरेशन हो जाए, सरफेस में भी इवेपोरेशन हो और बल्क का भी इवेपोरेशन हो, तो उसको तुम बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर वो इक्वल हो जाए, ठीक है। जो लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर इक्वल हो जाए तो उसको तुम बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ लिखा गया बेटा, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर और 1 atm pressure acting upon the surface of the liquid, the bubbles increases in size and escapes freely. The temperature at which this happens is called
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये तुमने क्या किया बेटा, इस तरह से बीकर ले लिया, बीकर में वाटर डाल दिया, अब यहाँ पर बर्नर लगा दिया, बर्नर से क्या हो रहा है बेटा, इसका टेम्परेचर तुमने बढ़ाना स्टार्ट किया। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा बेटा, जो इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा तुम यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। मान लेते हैं जो तुम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ये 1 एटीएम प्रेशर पर है, 1 एटीएम पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, 1 एटीएम, और तुम यहाँ पर इवेपोरेशन कर रहे हो, है ना। तो इवेपोरेशन करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, दैट विल बी इक्वल टू द 1 एटीएम प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी तुम बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ग्राफ से भी समझ लेते हैं, ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया टेम्परेचर, और यहाँ पर है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता है, लीनियर नहीं, तो थोड़ा सा कर्वेचर यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, तुम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो और वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। 'टेम्परेचर' इसको टीबी से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आया बेटा। सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी और स्क्रीन भी फ्रीज हो गई थी। यस सर। फिर दोबारा हो गई। 'बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इस ग्राफ को देख करके बताना है किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सर आपकी वॉइस चली गई थी आपकी इस आवाज आ ग्राफ रही से है। पहले। यस दीदी सर। 1 एटीएम है। ठीक है, ये 1 एटीएम है, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे दिया गया है 1 एटीएम। सर ग्राफ समझाते कॉल बारी। लिक्विड ए इज स्मॉलर देन लिक्विड बी इज। ठीक है, तो सब
सर आप म्यूट। आवाज सुनाई दे रहा बेटा? हेलो? सब आ रही यस ओके, सर। तो कहाँ से कलेक्शन बेटा ब्रेक हुआ था? तो बोलना सर है। ग्राफ के पहले। सर ग्राफ ग्राफ स्टार्ट से सर। उससे पहले। यहाँ से ये जो मैंने ग्राफ बनाया था इससे पहले है ना? सर अभी आपकी प्रेजेंटेशन में है। ये वाला ग्राफ तो हो गया था ना, ये वाला ग्राफ? सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। स्क्रीन सर प्रेजेंट स्क्रीन एक मिनट बेटा, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया। ये वाला ग्राफ हो गया था, दिख रहा है ये ग्राफ? नो तो ये सर। करवाना है, ये नहीं हुआ था सर। ये नहीं यस हुआ सर, था, यस। ठीक है। तो यहाँ से बताना है। ओके, इसको इरेज कर दे रहा हूँ बाकी सब चीज़ों को। मैं ग्राफ को भी दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक है? ग्राफ को भी मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। तो पहले आते हैं यहाँ पर दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है when the vapor pressure of liquid is equal to the external pressure, ठीक है? when the vapor pressure of liquid is equal to the external pressure, that point is known as, that temperature is known as vapor boiling point, ठीक है? जैसे तुमने यहाँ पर लिक्विड ले लिया किसी बीकर में, ठीक है? बीकर में लिक्विड ले लिया, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर तुम क्या बोलोगे? उस टेम्परेचर तुम बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? जैसे तुमने यहाँ पर क्या बनाया बेटा, एक ग्राफ बना लिया, यहाँ पर है वेपर प्रेशर, यहाँ पर है टेम्परेचर, ठीक है? बोलते रहो बेटा तो मालूम चले, ताकि कनेक्शन आ रहा बेटा आवाज? यस सर। बोलते लगातार बोलते रहो, क्योंकि मोबाइल चल रहा है, क्योंकि कनेक्शन जो मेरा है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ब्रॉडबैंड में। मोबाइल चल रहा है, मोबाइल पे भरोसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का तुम बना रहे हो, ठीक है? तो मान लेते हैं जो लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ टाइम t = 0, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना था। तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस सर। ये पढ़ा तुमने, ये तो मैंने बताया था। जैसे तुम प्रेशर को, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है? तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जो एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे देखो ये प्रेशर है, ठीक है, और ये वेपर प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर 1 atm है, ठीक है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए, तुम उस टेम्परेचर को, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर तुम क्या बोलोगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। इसको टीबी से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो पॉइंट टीबी है, इस टीबी पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो गया है, ठीक है? तो इसी टीबी तुम क्या बोलोगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। जो टीबी है, टीबी ही होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। ओके, और थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, मैं एक दूसरा ग्राफ बना दे रहा हूँ, मैंने बनाया था, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, दोबारा मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो एक मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, एक मिनट, पूरा इरेज कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पर तुमने इस तरह से एक्सेस से ड्रॉ कर लिया, ये है तुम्हारा प्रेशर, वेपर प्रेशर, यहाँ पर है टेम्परेचर, ठीक है? तो 3 लिक्विड तुमने लिया, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर इस तरह से है, ये लिक्विड ए है, तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी इस तरह से इंक्रीज होगा। ये लिक्विड बी है, लिक्विड बी का भी तुमने इस तरह से ग्राफ बना लिया,
टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। यह है लिक्विड सी, ठीक है। तो ए बी सी 3 लिक्विड का तुमने वेपर प्रेशर बना दिया। अब तुम्हें बताना है कि किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है ना। तो किसका तो बॉइलिंग C पॉइंट का। ज्यादा होगा बेटा? सबसे ज्यादा। सी। तो सी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ देखो इस तरह तुमने यहाँ पर 1 atm प्रेशर ले लिया। मान लेते हैं यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है। ये जो प्रेशर है ये 1 atm या एक्सटर्नल प्रेशर है। सर C पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाँ, तो सी पर टेम्परेचर ज्यादा आएगा, यहाँ पर बी पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा और ए पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो यहाँ से तुम्हें एक रिलेशन मिलेगा, है ना। यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कम होगा, ठीक है। ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। उस तरह से जो सी है, सी का वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट सी का ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा? तो आगे देखो प्रॉपर्टीज लिखा गया है कुछ, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो 3 प्रॉपर्टी दिया गया है। नंबर 1, इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, more heat will be required to make the vapor pressure to equal to the external pressure and hence higher will be boiling point। तो ये जो मैंने ये बनाया है बेटा रिलेशन, यही पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट नंबर 1? Yes, sir. यस सर। ओके, पॉइंट नंबर 2, इन केस एक्सटर्नल प्रेशर इज लो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, ठीक है, एज ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, जो अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? देखो एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल, जब बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है ना बेटा, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, टीबी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो तुम्हें कम टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा, है ना। कम हीट देकर तुम लिक्विड को बॉइल कर ले जाओगे, है ना। तो माउंटेन पर क्या होता है? माउंटेन पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर भी कम चाहिए बेटा लिक्विड को बॉयल होने के लिए, और अगर वेपर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, इन केस द एक्सटर्नल प्रेशर इज लो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। दिस एक्सप्लेन्स why a liquid boils at lower temperature on the top of mountain than on the seashore, ठीक है। ये समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट ये तुमने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो जीके में भी पूछता है। हाँ, पॉइंट 3, at 1 atmospheric pressure the boiling temperature is called normal boiling temperature, and if pressure is 1 bar then the boiling point is called standard boiling point। यहाँ पर 2 टर्म दिया गया है, एक है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्या होगा? जब 1 बार हो, ठीक है। 1 बार को स्टैंडर्ड प्रेशर भी बोलते हैं और 1 atm को नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 बार 1 atm का डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? Yes. यस सर। सर सेकंड पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर बेटा लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ पर वेपर प्रेशर बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ बोल रहा है एक्सटर्नल प्रेशर का, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर तुमने कम कर दिया, देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, ये तुम्हारा 1 atm है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट टीबी है, तुमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया। देखो तुमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया, यहाँ पर 1 atm तुमने 0.5 atm कर दिया, है ना। 0.5 मान लो यहाँ पर आ गया,
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा सर। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, तो वही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है, तो आगे दो रूल दिया गया है, एक है गोल्डबर्ग रूल और दूसरा है ट्रॉटन्स रूल। तो दोनों फॉर्मूले को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बस याद कर लेना फॉर्मूले को। तो ये है गोल्डबर्ग रूल और ये है ट्रॉटन्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्डबर्ग रूल में क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर नॉर्मल मतलब 180 वाला बोल रहा है यहाँ पर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज नियरली 2/3 of its critical temperature when both the express in absolute scale। ठीक है, तो ये है गोल्डबर्ग रूल। तो TB इज इक्वल टू 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तुम लोगों ने पढ़ लिया है ऊपर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आगे ट्रॉटन्स रूल। तो ट्रॉटन्स रूल क्या बोलता है बेटा? मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इन जूल डिवाइडेड बाय नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑन द एब्सोल्यूट स्केल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88। तो ये हीट ऑफ इवेपोरेशन दिया गया है। ठीक है, लिक्विड को इवेपोरेट करने में जो हीट यूटिलाइज हो रहा है उसको तुम क्या बोलोगे? हीट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, और ये है मोलर हीट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब 1 मोल लिक्विड को तुम इवेपोरेट कर रहे हो। अगर 1 मोल लिक्विड को इवेपोरेट कर रहे हो तो जो हीट ऑफ इवेपोरेशन उसको तुमने क्या ले दिया? डेल्टा एच वेप। वेप क्या है बेटा? इवेपोरेशन को वेप लिख दिया है। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है, तो डेल्टा एच डिवाइड बाई टी, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट को टी लिखा हुआ है। कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बेटा? ये है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो रेशियो आएगा, रेशियो क्या आएगा बेटा? एक कांस्टेंट नंबर आएगा 88। ठीक है, तो इससे हम लोग किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर हीट ऑफ इवेपोरेशन दिया गया है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का निकाल सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला याद कर लेना है। ये एनसीईआरटी में दोनों फार्मूला नहीं है। ठीक है, पहले बोलते रहा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग को देखना है सरफेस। आगे है बेटा, देखो आगे है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है तुम लोग जानते हो थोड़ा बहुत, है ना? हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। और ये जो सरफेस टेंशन है इसको तुम्हें पढ़ना भी है फिजिक्स में, फिजिक्स में देखेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, है ना? इसका डेफिनेशन तो ऊपर दिया गया है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जो लिक्विड है ये तुम्हारा लिक्विड हो गया। ठीक है, तो लिक्विड के ऊपर जो लिक्विड जो सरफेस उसमें कुछ रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं, है ना? कुछ अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। उसी अनबैलेंस फोर्स को सरफेस टेंशन बोला जाता है। देखो यहाँ पर जैसे बल्क में कोई लिक्विड है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, उसी को यहाँ बना दे रहा हूँ। बल्क में कोई लिक्विड है, वहां पर हर तरफ से फोर्स बैलेंस्ड है। ठीक है, जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है। लेकिन सरफेस पर जो लिक्विड है, देखो यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है, यहाँ पर फोर्स बैलेंस नहीं है। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ न कुछ यहाँ पर रेसिडुअल फोर्सेस होगा, यहाँ पर जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं है। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है यहाँ पर, उसी अनबैलेंस्ड फोर्स को सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन का तुम बात करोगे तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग at right angle to the surface along 1 centimeter length of the surface। ठीक है, तुमने क्या किया? 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया, यहाँ से तुमने 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया। इस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, जो है ना, यहाँ पे जो फोर्स है होगा बेटा, इस फोर्स को तुम क्या बोलोगे? सरफेस टेंशन। एक्चुअली ये फोर्स क्या है बेटा? रेसिडुअल फोर्सेस है, अनबैलेंस्ड फोर्स है।
उसी अनबैलेंस फोर्स को तुम सरफेस टेंशन बोलते हो। बस इसी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर गामा। ये गामा से इसको रिप्रेजेंट करोगे, गामा इस तरह बनाया था बेटा, है ना, तो ये गामा से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। उसी तरह से इसका सेकंड डेफिनेशन भी है जो एनर्जी के टर्म्स में दिया गया है ना। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड, वर्क एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया। ठीक है, तो यूनिट एरिया जो लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस एरिया एक्सटेंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, जो वर्क होगा, रिक्वायर्ड वर्क या रिक्वायर्ड एनर्जी, उसे तुम क्या बोलोगे, सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस टेंशन। तो दो डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, दोनों को तुम्हें ध्यान में रखना है। दोनों डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम दोनों ही डेफिनेशन को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। डायग्राम में क्या बना है बेटा, सरफेस मॉलिक्यूल नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड। यहाँ देखो बल्क में जो यहाँ पर दिया गया है क्या लिखा है, इंटीरियर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर इंटीरियर मॉलिक्यूल है तो वहां पर कोई रेसिडुअल फोर्स नहीं है, जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है। लेकिन सरफेस जो लिक्विड आ गया है वहां पर फोर्स बैलेंस्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा गया है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, surface of liquid tends to contract to a smaller possible area for a given volume of the liquid। ठीक है, तो सरफेस टेंशन से क्या होगा बेटा, जो लिक्विड है, लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और जो स्फीयर है, स्फीयर का एरिया मिनिमम होता है, बात करो स्फीयर का, है ना, इसलिए जो लिक्विड ड्रॉपलेट होता है उसका शेप क्या होगा बेटा, लिक्विड ड्रॉपलेट का स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, क्योंकि लिक्विड ड्रॉपलेट, जो लिक्विड ड्रॉपलेट का स्फेरिकल एरिया है, सरफेस एरिया, वो मिनिमम होगा, इसलिए लिक्विड ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट बता रहा है कि सरफेस टेंशन से, जो सरफेस टेंशन है, अगर सरफेस टेंशन है बेटा तो लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ ड्यू टू सरफेस टेंशन सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो जो लिक्विड है, लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और गिवन वॉल्यूम में, अगर तुमने वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम में अलग अलग तुमने यहाँ पर शेप बनाया, ठीक है, क्यूबिकल शेप बनाया यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग तुमने शेप बनाया, तो गिवन वॉल्यूम का जो स्फेरिकल शेप होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। ठीक है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होता है गिवन वॉल्यूम में, इसलिए जो लिक्विड ड्रॉपलेट है उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल। तुमने देखा होगा ना, तो लिक्विड ड्रॉपलेट उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना। ये क्यूबिकल क्यों नहीं होता, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं होता, है ना, उसका रीजन यहाँ पर दिया गया, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो आगे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, अला यहाँ पर सरफेस टेंशन इन एवरीडे लाइफ। सर, हाँ बोलो। सर सरफेस टेंशन से लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? देखो बेटा, ऊपर जो तुमने सेकंड डेफिनेशन लिखा हुआ है, the surface tension of a liquid is defined as the work required to expand the surface area by 1 unit। ठीक है, तो अगर तुम सरफेस एरिया को एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो वही सरफेस टेंशन यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट। तो अगर तुम सरफेस एरिया को 1 यूनिट एक्सपेंड करोगे तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज सरफेस टेंशन, है ना, तो तुम्हें इस सरफेस टेंशन को देना पड़ेगा इस एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर जो लिक्विड है, लिक्विड अपना कुछ एनर्जी देगा सरफेस को एक्सपेंड कराने के लिए। तो कोई भी सिस्टम अपना एनर्जी लूज नहीं करना चाहेगा। अगर मान लो कोई लिक्विड तुमने यहाँ पर 20 ml का लिक्विड ले लिया, ठीक है,
और इसका तुम्हें सरफेस एरिया इंक्रीज कराना है। अगर तुम सरफेस एरिया इंक्रीज कर दोगे तो लिक्विड का जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ये जो डेफिनेशन तुमने लिखा है, ठीक है। और ये अपना एनर्जी कम नहीं होने देना चाहेगा, इसलिए ये अपना एरिया मिनिमाइज रखेगा, ठीक है, ताकि इसको कम एनर्जी डोनेट करना पड़े सरफेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। Okay, sir. पॉइंट नंबर 1, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग द सरफेस टेंशन, का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो इजीली जो है ना, जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, सरफेस को छोड़कर अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स दिया गया है। एफिकेसी ऑफ टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस एंड नजल जेलीज एक्सपर्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस हैविंग लोअर सरफेस टेंशन। तो ये दो इसका यूजेस है, तो दोनों यूजेस तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं बेटा विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी, तो ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पर विस्कोसिटी, उसको देख लेते हैं, आसान सा है। तो विस्कोसिटी का कुछ बारे में कुछ लिखा गया बेटा यहाँ पॉइंट 1 पॉइंट 2 में। तो दो डेफिनेशन दिया गया है विस्कोसिटी का, ठीक है। जो विस्कोसिटी है क्या होगा बेटा, विस्कोसिटी इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस और सिमिलर टू द फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है। जैसे अगर दो ब्लॉक है, तुमने फिर से पढ़ा होगा, एक ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक को तुम स्लाइड करो एक के ऊपर, तो जो रिलेटिव मोशन है उसको रजिस्ट करेगा बेटा इसका फ्रिक्शन, है ना। तो जो रिलेटिव मोशन है दोनों ब्लॉक का, है ना, उसको क्या हो रहा है बेटा, वो यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर कम हो जाएगा, और जो फोर्स बेटा यहाँ पर रिलेटिव मोशन को स्टॉप कर रहा है उसको तुम क्या बोलते हो, फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है। उसी तरह से जो लिक्विड है, अगर तुमने लिक्विड को हिलाकर छोड़ दिया, तुमने लिक्विड लिया उसको इस तरह से घुमाकर छोड़ दिया, तो तुम क्या देखते हो बेटा, कुछ टाइम बाद जो लिक्विड है, लिक्विड का रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। लिक्विड घूमते 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 क्या होगा बेटा, रुक जाएगा लिक्विड, देखा होगा तुमने, है ना। वाटर का चलाकर देखो बेटा, ग्लास में स्पून से चलाकर देखो, वाटर को छोड़ दो, धीमे धीमे घूमते घूमते रुक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो लिक्विड है, लिक्विड में कुछ ना कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो possessed by a liquid is called viscosity, ठीक है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लिक्विड है उसे तुम क्या बोलोगे, विस्कोसिटी बोलोगे। उसको प्रॉपर मैनर में यहाँ पर डिफाइन किया गया है पॉइंट 2 में, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वन पार्ट ऑफ लिक्विड ऑफर्स टू अनदर पार्ट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो अब यहाँ पर वुडन ब्लॉक न मानकर यहाँ पर लिक्विड का दो लेयर मान लो, एक लेयर ऊपर दूसरा लेयर नीचे है, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो तुम क्या बोलोगे, इस फ्रिक्शन फोर्स को तुम बोलोगे विस्कोसिटी, ठीक है। यस सर। पॉइंट 3 में बोला गया है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो विस्कोसिटी है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट नोट करोगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, जो एनसीईआरटी में दिया गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 3 पॉइंट तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये जो डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है उसको हम लोग समझेंगे और उसको देखेंगे क्या है ये एक्चुअली। आवाज आ रहा है मेरा बेटा सबको? यस सर। Yes. ठीक है, कनेक्शन आ गया। ठीक है, तो याद रखो बेटा, यहाँ पर तुम्हें
3 प्लेट दिख रहा होगा, देखो एरिया ऑफ प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी, तो 3 प्लेट दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्लेट है क्या, एक्चुअली जो प्लेट है ये लिक्विड का लेयर है। तो तुम्हें लिक्विड का 3 कॉन्सिक्यूटिव लेयर लिया है। जो लिक्विड बेटा लिक्विड लेयर के फॉर्म में तुमने अगर अज्यूम किया है तो लिक्विड के 3 लेयर है, ठीक है। एक तुम्हारा ये हो गया नीचल लेयर, ये इसके ऊपर लेयर है, थर्ड लेयर है, ठीक है। अगर तुम बात करोगे लिक्विड के फ्लो का, तो अब देखो बेटा जो लिक्विड है यहाँ पर सरफेस हो गया, ये सरफेस मान लो तुमने यहाँ पे कोई हार्ड सरफेस लिया, इसके ऊपर लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड ये आगे बढ़ रहा है। तो जो लिक्विड इस सरफेस से कांटेक्ट में होगा उसका रिलेटिव मोमेंट 0 होगा, है ना, क्योंकि जो सरफेस और लिक्विड के बीच में यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब ये जो मोमेंट है ये मोमेंट कम हो गया, ऑलमोस्ट 0 होगा। फिर इसके बाद तुमने सेकंड लेयर अज्यूम किया, जो सेकंड लेयर और जो फर्स्ट लेयर है ना, जो फर्स्ट लेयर उसका मोमेंट कम है, जो सेकंड लेयर बेटा उसका मोमेंट कुछ ज्यादा होगा। फिर इसके ऊपर एक और लेयर अज्यूम करो, ठीक है। जो थर्ड लेयर है इसका मोमेंट और ज्यादा होगा और तेजी से आगे फ्लो करेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस वो कम होगा। फिर इसके ऊपर एक और लेयर अज्यूम करो, है ना, तुम इस तरह से लेयर बनाते जाओ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। तो जो लेयर सरफेस के पास एकदम होगा उसका रिलेटिव मोमेंट कम होगा, है ना, उसका जो स्पीड है, जो मोमेंट है, जो वेलोसिटी है वो कम होगा। जो लेयर सरफेस इतना दूर होगा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। इतना समझ में आ रहा है बेटा? चलिए दोबारा समझा दीजिए, क्या समझ में नहीं आ रहा? दोबारा समझो। अच्छा ठीक है, देखो तुमने क्या किया, यहाँ पर एक गिलास पानी ले लिया, उसको यहाँ पर लुढ़का गिरा दिया, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा सरफेस है, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, पानी इस तरह से जो वाटर है वो आगे फ्लो कर रहा है। तो अब जो वाटर है वो लेयर के फॉर्म में है, तो ये तुम्हारा हो गया लेयर 1, ठीक है। जो लेयर 1 है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में है, समझ आ रहा बेटा? लेयर 1 इस सरफेस के कांटेक्ट में है। और ये जो लेयर जो सरफेस है वो क्या है बेटा? स्टैटिक सरफेस है, मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, ये स्टैटिक सरफेस है। तो अब जो लेयर 1 है, इस लेयर जो रुका हुआ लेयर से कांटेक्ट में है, तो इसका जो स्पीड है वो कम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर तुमने एक और लेयर बनाया, ये दूसरा लेयर है वाटर का, ठीक है। जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर है। जो फर्स्ट लेयर है वो मूवेबल लेयर है बेटा, मूव कर रहा है थोड़ा बहुत, है ना, इसका कुछ स्पीड होगा। जो लेयर सेकंड है उसका स्पीड इससे ज्यादा होगा लेयर 1 से, क्योंकि लेयर 1 स्टैटिक नहीं है। लेयर 2 क्या होगा बेटा? तो इससे जो लेयर 2 उसका मोमेंट ज्यादा, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब तुम जितना दूर जाओगे सरफेस से उतना ही वेलोसिटी बढ़ता जाएगा लेयर का। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इस तरह लेयर 4 हो गया। तो लेयर 1, 2, 3, 4 में किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? लेयर 4 का। इसका मतलब लेयर 4 और लेयर 3 में जो विस्कोसिटी है वो कम होगा। और तुम विस्कोसिटी की बात करोगे, जो विस्कोसिटी है लेयर 1 और स्टैटिक लेयर के बीच में जो सरफेस है, इस सरफेस है बेटा, सरफेस और लेयर 1 के बीच में विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगा, है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब तेरा समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर 3 लेयर दिया गया है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो अब जो बीच वाला लेयर है, बीच वाला लेयर तुमने ले लिया, 3 लेयर लिया गया। बीच वाला जो लेयर बेटा उसका जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या बेटा? u वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, यहाँ से आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लेयर होगा बेटा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। देखो यही मैंने बोला ना, यहाँ पर जैसे तुम ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, जैसे तुम नीचे जाओगे वेलोसिटी कम होता चला जाएगा। जो उसके ऊपर वाला लेयर है उसका वेलोसिटी du क्वांटिटी से बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? जो ऊपर वाला लेयर है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, जो नीचे वाला लेयर उसका वेलोसिटी कम है। तो तुमने यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव लेयर लिया है, dz डिस्टेंस पर। तुमने यहाँ जो डिस्टेंस है 2 लेयर के बीच में वो dz है, ठीक है। तो dz डिस्टेंस में तुमने कॉन्सिक्यूटिव लेयर लिया है, 3 लेयर लिया है ना।
तो यहाँ पर जो चेंज इन स्पीड आ रहा है, जो तीनों लेयर में जो चेंज इन स्पीड आ रहा है वो du का आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर इन दोनों लेयर के बीच में जो चेंज इन स्पीड है तो u प्लस du माइनस u, चेंज इन स्पीड कितना आएगा बेटा, यहाँ पर u ही तो आएगा, du तो आएगा यहाँ पर। Yes. तो दो लेयर के बीच में जो चेंज इन स्पीड है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो du आ रहा है, ठीक है। तो दो लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना बेटा, dz का। तो du बाई dz को, du बाई dz इसको तुम क्या बोलते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो du बाई dz तुम बात करोगे du बाई dz को, तो ये क्या है, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ठीक है। तो du बाई dz क्या है बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। du क्या है, du बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई dz डिस्टेंस ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड, ये तो है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, नीचे देखोगे यहाँ पर एनसीईआरटी में इसको डिफाइन किया गया है। इफ वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट ए डिस्टेंस dz इज चेंज्ड बाय ए वैल्यू dz, ठीक है। फिर देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ लेयर एट ए डिस्टेंस dz is changed by a value du, then velocity gradient given by the amount du by dz, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, du by dz। A force is required to maintain the flow of layer. This force is proportional to the area of contact of layer and velocity gradient, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, u है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, du माइनस du, ठीक है। तो अब इस लेयर को तुम्हें आगे यहाँ पर मूवमेंट कराना है ना। तो अब देखो, जो ऊपर लेयर उसका स्पीड ज्यादा है, नीचे जो लेयर उसका स्पीड कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जो बीच वाला लेयर है बेटा, इसको तुम्हें इसी स्पीड में आगे मूव कराने के लिए, आगे मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बेटा। क्योंकि जैसे तुम लेयर से नीचे चले जाओगे वैसे वैसे जो तुम्हारा स्पीड है कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्पीड है 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम कांटेक्ट में आओगे सरफेस के तो स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें स्पीड 0 नहीं करना, लगातार इस फ्लो को बनाए रखना है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मूवमेंट लगातार बनाए रखने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ फोर्स बनाए रखना पड़ेगा, यहाँ फोर्स देना पड़ेगा, ताकि कि जो तुम्हारा लिक्विड है, लिक्विड रुक ना जाए, ठीक है। जो फोर्स है बेटा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि किस रेट से वेलोसिटी कम होता जा रहा है, उसी रेट से तुम्हें फोर्स को इंक्रीज कराना पड़ेगा, है ना। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज du by dz, है ना। एंड अगेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना बड़ा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट तुमने ए लिया है यहाँ पर, ठीक है। जो प्लेट है तुमने लेयर लिया है, लेयर का एरिया ए है, और तुम्हें मालूम है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेयर्स के बीच में होता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, मालूम है ना बेटा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। और अगर तुम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, और तुमने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, तो फोर्स इज इक्वल टू eta multiplied by area of contact multiplied by velocity gradient, where eta is known as viscosity coefficient और coefficient of viscosity, ठीक है। तो eta क्या है बेटा, eta तुम क्या बोलोगे, coefficient of viscosity, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला बेटा है ना, तो ये जो फोर्स F है, F क्या है बेटा,
जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो लगातार मूवमेंट बनाने के लिए। जो लिक्विड है, लिक्विड अगर रुक न जाए, है ना, उसके लिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो लिक्विड यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, उसका मूवमेंट रुक जाएगा। उस फोर्स को बनाए रखने में जो तुम फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर मल्टीप्लाइड बाई ड्यू बाई डीजेड। ठीक है, तो जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी may be defined as the force per unit area required to maintain unit difference of velocity between two parallel layer in the liquid 1 unit apart। इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बेटा। इसके बाद देखेंगे यूनिट क्या है, जो वेलोसिटी यहाँ पर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट क्या है विस्कोसिटी का। ठीक है, इन सीजीएस यूनिट, जो सीजीएस है बेटा, है ना, इसमें इसका इन सीजीएस यूनिट इट एक्सप्रेस इन डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दिस यूनिट इज कॉल्ड क्वाइज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट पाउजली। ओके, आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में यहाँ पर। ओके, तो ये
यहाँ तक समझ में आ गया है तुम लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, यूनिट्स बता दिया था मैंने, यूनिट्स दो बेटा, यहाँ पर 3 यूनिट्स है यहाँ पर, ठीक है। एक सीजीएस यूनिट है, दूसरा 2 एसआई यूनिट है, ठीक है। तो जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर और उसी को पॉइज बोलते हैं, ठीक है। दिस यूनिट इज कॉल्ड पॉइज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट पॉइजली। लो वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीपॉइज एंड मिलीपॉइज, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर सीजीएस यूनिट यहाँ पर क्या होगा बेटा, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है पास्कल सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसके बाद 2 यहाँ पर यूजेज है यहाँ पर विस्कोसिटी का एवरीडे लाइफ में। ये पहला यूज है लुब्रिकेंट ऑयल्स में और दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड दस स्ट्रेन ऑन हार्ट में आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लिक्विड स्टेट में किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। Okay, sir. तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा तुम लोग, सर हाँ बोलो बोलो बेटा। सर विस्कोसिटी इन एवरीडे लाइफ को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, दूसरा पॉइंट। विस्कोसिटी इन एवरीडे लाइफ में बेटा यहाँ दिया गया लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। तुम्हें मालूम है बेटा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग का यूज क्या होता है। और तुमने 2 यहाँ पर चैनल बनाए, तो 2 गियर बनाया यहाँ पर, एक गियर ये सेकंड गियर है यहाँ पर, है ना। ये इजिली फ्रीली मूव होना चाहिए। अगर तुमने यहाँ पर कोई लिक्विड यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, तो मालूम है जो इंजन का पार्ट होता है उसमें लिक्विड डालते हैं, लिक्विड, ठीक है। तो अगर तुमने कोई ऐसा लिक्विड डाल दिया जहाँ पर विस्कोसिटी ज्यादा है तो लिक्विड के अंदर ही यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, जबकि तुम्हें रेजिस्टेंस को कम करना है तो तुम ऐसा लिक्विड यहाँ डालोगे जिसका विस्कोसिटी कम हो, ठीक है। तो अब जो लिक्विड है यहाँ पर तुम डालते हो, अलग अलग ऑयल डालते हो, है ना। तो जो ऑयल का ग्रेडिंग किस तरह किया जाता है, यहाँ पर विस्कोसिटी से हम लोग ग्रेडिंग देते हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी जिसका कम होगा वो हाई ग्रेड का लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट यूज हो गया। दूसरा है यहाँ पर मेडिकल साइंस में, ठीक है। मेडिकल साइंस में तुमने पढ़ा होगा बेटा कि यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड में अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो, है ना, तो जो ब्लड प्रेशर है या फिर इस तरह से जो डिजीज होता है बेटा, हार्ट डिजीज यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड है, लिक्विड को यहाँ पर थिन करते हैं, पतला करते हैं, उसको विस्कोसिटी को कम करते हैं, उसके लिए अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। तो 2 यूज यहाँ पर है विस्कोसिटी का। और किसी कोई डाउट है? So absolute zero क्या? एब्सोल्यूट जीरो देखो बेटा, जो टेम्परेचर होता है, एक होता है केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, एक होता है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो जो -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। और जो केल्विन टेम्परेचर होता है, केल्विन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। देखो जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस -273 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, है ना, माइनस यहाँ पर, जबकि जो केल्विन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे 0 स्टार्ट होगा, इसलिए जो केल्विन टेम्परेचर उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है, Okay, sir. एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। हाँ, और किसी कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। Okay, sir. ओके बाय। Good afternoon, sir. बेटा कोई लीव नहीं करेगा अभी। ओके तो आप देखिए सर।